2024 के अंदर क्या बसपा वापस आ पाएगी? ये बहुत अहम सवाल है। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि जैसे सभी लोग कहते हैं कि बसपा एक राजनैतिक दल नहीं है, बसपा एक आंदोलन भी है, सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन है। और आंदोलन कभी भी रेखीय चक्र पर सीधी रेखा के तहत ऊपर नहीं जाते, वो हमेशा लहर की तरह उठते उबरते नीचे जाते हैं। और जिसको हम लोग कहते हैं वेव लाइक मोशन, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो आज अगर हम राजनैतिक रूप में देखें तो सचमुच बहुजन समाज पार्टी आपको कमजोर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन विचारधारा के धरातल पर और उसके प्रोग्राम पॉलिसी के धरातल पर मुझे लगता है अभी भी बहुत जो है सुदृढ़ और सुसज्जित रूप में वो स्थिर है। हाँ, जरूरत है कि हम एक बार फिर से समाज के साथ बहुजन विचारधारा के तहत संवाद स्थापित करें और कैडर लगा करके एक बार पुनः उसी जो है विचारधारा को जीवित करें, जिससे कि हमारे लोगों का मनोबल फिर से बढ़े। जैसे कि हमारे पास जनबल है। प्रोफेसर, जिस तरीके से आप कैडर की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बसपा ने कैडर खत्म कर दिए या वह कैडरों को नहीं चला पा रही? जो संगठन, जो बातें बसपा की होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने उनका कैडर का करिकुलम कंटेंट मैंने अभी देखा नहीं है पूरा, लेकिन हाँ, मैंने जो सुना है उसके अंदर मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो भाषण ज्यादा देते हैं और उस भाषण में वो अपने बारे में ज्यादा बताते हैं कि मैंने ये किया, मुझे बहन जी ने ये बनाया, मुझे बहन जी ने ऐसा किया और बहन जी के आशीर्वाद से मैं हूं। तो वो स्तुति ज्यादा होती है, बल्कि उनके बनाए हुए कार्य, उनके किए गए कार्य, उनके वेलफेयर द्वारा कार्य, उनके विचारधारा पे कार्य। अरे गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय में, गौतम बुद्धा नगर में गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय, अब इसकी पराकाष्ठा क्यों नहीं बताई जाती है? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कैडर है उसका एक बार कंटेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कि पाठ्यक्रम, क्या बोला जाएगा उसके अंदर, तो वो मुझे लगता है एक बार पुनः उसका पुनरीक्षण होना चाहिए। और पुनरीक्षण के बाद वही जो ग्रास रूट का वर्कर है, जो डिस्ट्रिक्ट का वर्कर है, जो स्टेट का वर्कर है, जो नेशन का वर्कर है, वो वही भाषा जब बोलेगा तो ऊपर से नीचे तक विचारधारा होगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने सत्ता लेने का कैडर किया है, सत्ता हमें लेनी है, सत्ता कैसे प्राप्त करनी है, लेकिन सत्ता कैसे चलाई जाएगी इसका भी कैडर बनना चाहिए। तब कहीं जाकर के हम समाज से संवाद स्थापित कर पाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचा पाएंगे। 2024 में बसपा को कहां देखते हैं आप? मुझे लगता है कि हम एक बार पुनः, जैसा कि बहन जी के मैंने बहन जी का वो जो है प्रेस सुनी थी और उसके अंदर जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका रिजॉल्व है, कि उनकी दृढ़ता और दृढ़ प्रतिज्ञता, ये मैंने देखी है, सुनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः वो अपने इस, जैसे कि कोई डे लग रहा था कि 2019 में 10 लोकसभा जीत जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वो इस प्रकार का जो है समीकरण बुनेंगी। और मुझे लगता है कि एक बार पुनः जो हमारा जनबल है, जो खंडित जनबल है, उस जनबल को विचारधारा के आधार पर हम बाकायदा इकट्ठा करके एक सूत्र में बांध करके मनोबल बना लें। धन बल की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि जनबल को एकत्रित करना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि जनता से संवाद और जनबल की एकता, इसके आधार पर संगठन का पुनर्निर्माण बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है तो ये और आप बताएं कि क्या परिवर्तन होने चाहिए बसपा के अंदर ताकि पूर्ण रूप से ताकत में बसपा फिर दोबारा आ सके? सुरेंद्र जी, ये बहुत मतलब इनसाइडर्स वो है, और लेकिन मैंने आपको बताया कि विचारधारा का पुनरीक्षण कर और संगठन के अंदर जो कैडर हैं और जो बूथ तक का बनता था संगठन, उसका पुनरीक्षण होना चाहिए और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बसपा पुनः खड़ी हो सकती है। बाकी राजनीति
तो बताई जा सकती है, लेकिन रणनीति इस तरह डिस्कस नहीं की जाती है। तो इसलिए मैं रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो वही डिसाइड करेंगे ना। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर सारे लोग यह सोच रहे हैं कि बसपा का जनाधार जो इतना बड़ा हुआ करता था वह आखिरकार कहां गया। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर विवेक कुमार, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय भीम। धन्यवाद धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद जी, किया। धन्यवाद सर। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से देश में सारी जगह उम्मीदें लगाई जा रही थी, उस कसौटी पर बसपा खरी नहीं उतरी है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? और लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है। आखिरकार वोट कहां गया? बसपा का जो कैडराइज वोट था 20 और 22% में कहां चला गया? बढ़त दिख रही थी लेकिन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें अगर आंकड़ों की दृष्टि से हम देखें, जी 2017 से हम एक आंकलन कर सकते हैं कि आखिर भाजपा, बसपा और सपा और इनका वोट कितना था। अगर हम देखेंगे कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 3,44,00,000 वोट मिला था और अब की उसको वोट मिला है 3,80,00,000, तो करीब करीब उसका 36 लाख वोट बढ़ गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट 2017 में हुआ करता था 1,89,00,000 और उसका वोट अब हो गया है 2,95,00,000, लगभग 3 करोड़। इसका मतलब उसके वोटों का इजाफा जो हुआ है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 1,26,00,000 की। 1,26,00,000 की बढ़ोतरी हुई है सपा के उसमें, और जो वोट घटा है वो घटा है बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का। बहुजन समाज पार्टी को 2017 में मिले थे 1,92,81,340 वोट, उसको अब की मिला है 1,18,00,000, यानी कि उसका करीब करीब 74,000 वोट कम हो गया। अगर उसका 74,000 वोट कम हो गया और भाजपा का 36 लाख वोट जो है वो बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस का 2017 में 54 लाख वोट हुआ करता था, वो घट करके 21 लाख हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के 32 लाख वोट कम हो गए। अब आप ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस का वोट भाजपा को आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि दोनों सवर्ण समाज की पार्टियां हैं और दोनों के लीडर सवर्ण समाज से आते हैं, इसलिए वो आसानी से वहां पर जा सकते हैं। एक तीसरी तरफ आप देखेंगे कि शिवसेना 2017 में लड़ रही थी और जो 2017 में शिवसेना लड़ी उसको लगभग 1 लाख वोट प्राप्त हुआ था। अब वो वोट कहां चला गया? शिवसेना का वोट आप जानते हैं कहां जाएगा, वो भी भाजपा में गया। तो अगर हम देखें पूरी तरह से मिलाएं तो हमें यह लगेगा कि सपा के वोट में बढ़ोतरी हुई और उसके गठबंधन के साथी के राष्ट्रीय लोकदल रालोदा के वोट में भी लगभग 10 लाख की बढ़ोतरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की वोट केवल 36 लाख बढ़ रहे हैं और सपा का और उसके गठबंधन का वोट 1,36,00,000 वोट बढ़ रहा है, तो ये वोट कहां से आ रहा है? मेरा ये मानना है, मेरा ये आकलन है कि ये वोट भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है ये उसका वोट है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोटर एक वैचारिक वोटर है और वैचारिक वोटर जो होता है वो कभी भी मनुवादी पार्टियों को अपना वोट नहीं देता है। और जैसा कि सिंबोलिज्म उन्होंने दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कतई वहां पर नहीं जा सकता था, जबकि उसने हाथरस जैसी घटना भी देखी है। तो इसलिए
मेरा ये मानना है, क्योंकि बहन जी ने जो है 2019 में सपा के साथ अलायंस किया था, कहीं ना कहीं वो बात भी जो है हमारे बहुजन समाज पार्टी के मस्तिष्क में दिखाई दे रही थी, और इसलिए उसने सपा की तरफ और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जो है अपना मुख किया। जो रही कही कसर थी वो AMIM ओवैसी साहब ने पूरी कर दी। ओवैसी साहब का वोट जो था वो केवल 2 लाख हुआ करता था 2017 में, जो बढ़ करके 4,50,000 हो गया, यानी कि कम से कम नहीं तो 2.5 लाख वोट उनका बढ़ गया। और इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी के जो मुस्लिम सपोर्टर्स हुआ करते थे, उन्होंने जो है अपना वोट सपा, रालोदा और AMIM को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट जिस प्रकार पड़ा है उसको कहा जा रहा है कि वो वोट जो है वो सीधे सीधे एक मुश्त एन ब्लॉक भाजपा को हराने के लिए सपा को दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मीडिया था उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2 फाड़ में कर दिया। उसने पोलराइज कर दिया धर्म के आधार पर, मुस्लिम परस्त और हिंदू समाज के इसके अंदर, और ये बाकायदा मीडिया ने लगातार दिखाया कि लड़ाई में तो केवल 2 पार्टियां हैं। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी को जो वोट पड़ने वाला भी था जी, वो भी तटस्थ वोटर ने वोट नहीं डाला। उसने सोचा कि अरे हम अपनी ही पार्टी है तो क्या हुआ, लेकिन हम क्यों डालें इसमें वोट, क्योंकि ये जीत नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली तो एक ही पार्टी है, और ये नैरेटिव बाकायदा भाजपा को और सपा दोनों को सूट करता था। और इसलिए उन्होंने आप तो कवर करते रहे सुरेंद्र जी कि उन्होंने बाकायदा जो है इस लड़ाई को 2 तरफा बता दिया, यानी कि 2 ध्रुव वाला बता दिया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का वोटर गुमराह हुआ और बहुजन समाज पार्टी के वोटर ने उनको उधर सपोर्ट कर। तो ये जो बात है ये फैलाना कि नहीं, हम बाकायदा जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट सपा की भाजपा की तरफ चला गया है, ये अनर्गल प्राप्त है। यद्यपि ये बात सही है कि भाजपा बसपा का वोट सपा को गया है, राष्ट्रीय लोकदल को गया है, और कुछ हद तक AIMIM में गया है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, वोट जो है बहुजन समाज का वह कहीं ना कहीं बीजेपी को गया है, असदुद्दीन ओवैसी को गया है और अखिलेश को भी गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर जानने वाली है, जिस तरीके से बहन जी ने टिकट वितरण करा और जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलनों को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर तजव्वुद दी, उस तरीके से किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का कितना वोट पड़ पाया बहुजन समाज पार्टी को, आज तमाम देश के लोग जानना चाहते हैं। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल सही है कि राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पर जो मेरा रिसर्च है, मैं अपने शोध के आधार पर कह सकता हूं कि उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग जो है उन्होंने बहुत सारे किए हैं, और यहां पर भी प्रयोग किया, और प्रयोग करके उन्होंने सर्वजन समाज का एक नारा देते हुए, और मुझे लगता है उनको 2007 की अपनी सरकार से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि 2007 की सरकार में अगर डिलीवरी देखें तो डिलीवरी बहुत बड़ी हुआ करती थी। और चाहे वो कांशीराम शहरी आवास योजना हो, चाहे वो अंबेडकर ग्राम योजना हो, और चाहे वो उर्दू फारसी विश्वविद्यालय हो, तो ये डिलीवरी का एक पैमाना था, और उस आधार पर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय हो, ये सब डिलीवरी के पैमाने थे, जिसके आधार पर मुझे लगता है भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया। अब प्रयोग सफल होते हैं, प्रयोग असफल होते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमें वो एक तरह से उसको डिसाइसिव चीज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राजनीति चलायमान है, राजनीति स्थिर नहीं रहती है, वो चलायमान रहती है। और हम जहां से चले थे उससे अभी भी 1,18,00,000 पर हैं,
तो इसलिए 1,18,00,000 की पार्टी छोटी नहीं लगनी चाहिए कम से कम लोगों को। जी। तमाम जो आज एनालिसिस हैं वह ये कहते हैं कि आज जो बहुजन समाज को वोट नहीं दिया है, जितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं वह इसी बात को बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टियों को मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया है। तो मुस्लिम भी यही कह रहे हैं कि सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही क्यों? नहीं, वो मुस्लिम समाज पे ही नहीं है, वो दलित समाज पर भी है। जी। आप देख रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग, जो सवर्ण समाज के पैरोकार होते हैं और जो जी। बुद्धिजीवी यूट्यूब चैनल्स में बैठ रहे हैं, आपने जी। देखा होगा कि कुछ सोशलिस्ट, एक लॉबी पूरी सोशलिस्ट की है, जमावड़ा है, 7-8 सोशलिस्ट एक साथ बैठ जाते हैं जी। और वो सोशलिस्ट वो बार बार यही कह रहे हैं कि दलितों ने वोट सरका दिया अपना। जी। तो एक तरफ तो आप दलित पार्टी को वोट देंगे नहीं, जी। और दूसरी तरफ सवर्ण समाज के पैरोकार ये जिम्मा रखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराए। जी। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के भी कई दानीश्वर हैं और कुछ चैनल के बैठ करके वो भी तस्वरा कर रहे थे जी। कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपना वोट जो है सरका दिया। जी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये वास्तविकता में सामाजिक तौर पर संभव है? सुरेंद्र जी, जी। आप मुझे बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश कैसे बिहेव करता है, मध्यांचल कैसे बिहेव करता है, पूर्वांचल कैसे बिहेव करता है, बुंदेलखंड कैसे महसूस करता है, रुहेलखंड कैसे बिहेव करता है, अवध कैसे बिहेव करता है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि 4 कोस पे पानी और 2 कोस पे बानी बदल जाती है। जब इतना ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा विविधता है, तो उसमें कौन सा ऐसा समीकरण बैठा करके, आप खुद सोचिए कि कैसे कोई समीकरण बैठा सकता है कि अगर हम ये यहां खड़ा करेंगे तो ये हार जाएगा और इसलिए हम हराने के लिए खड़ा कर दें। अरे भाई, संयोग भी तो हो सकता है। प्रोफेसर साहब, इस इलेक्शन के अंदर एक नारा आया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो पार्टी कहती है वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी। सर्वजन कहां से आया और ये क्या है सर्वजन, वह भी हमें बताएं। और जो ब्राह्मणवाद कहते हैं कि आज जो ब्राह्मण लोग इसके अंदर बसपा के अंदर घुस गए हैं, यही इसके शोषण कर रहे हैं, इस पार्टी का क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधा आरोप सतीश चंद्र मिश्रा पे लगाते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से पार्टी लगातार डूबती जा रही है। सीधा सवाल। मुझे नहीं लगता है। आप मुझे बताइए कि 18 वर्ष तक वीर सिंह को जो है बहन जी ने 18 वर्ष तक जो है उनको बनाया रखा, लोक राज्यसभा मेंबर। बहन जी ने उनके साथ क्या किया? या बहुत सारे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि नाम में गड़बड़ हो जाएगी, एक नाम मैंने ले लिया। उसके पहले भी जिन लोगों को बहन जी ने बनाया तो वो तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया ये हमें सोचना चाहिए। अगर उन्होंने भी सचमुच बहन जी को धोखा देने का व्यवहार किया है तो फिर वो आदमी जो बहन जी के साथ खड़े हुए हैं अपने आचरण से, अपने विचार से, मुझे नहीं लगता है कि वो मनुवाद को कहीं धो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सिंबोलिज्म में कहीं ना कहीं लोगों को दुख है, दर्द है, और वो सिंबल जो है हो सकता है कि हमारी राजनीति का एक हिस्सा हो। अब मैं वो बात यहां पर तो नहीं बोल सकता हूं कि अगर वो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना सकते हैं और आने वाले समय में हो सकता है जो मौर्य आई हैं वहां से जो गवर्नर थी वो हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दी जाएं, या हमारे केशव प्रसाद मौर्य को अगर वो उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है, तो क्या हम अपने एक व्यक्ति को, सवर्ण समाज के व्यक्ति को हम नहीं बना सकते क्या? और ये बात दूसरी है कि हमें देखना चाहिए कि उनकी प्रासंगिकता कितनी है। क्या वो पॉलिसी और प्रोग्राम को प्रभावित कर रहे हैं, या वो बहन जी को भाषण लिख करके दे रहे हैं, या बहन जी को आइडियोलॉजी लिख के दे रहे हैं? ये अंदर की बात है, ये हम नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है जो बहन जी का भाषण है, बहन जी जो बोल रही हैं, जो पॉलिसी बनाती हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं, वो उनका अपना निर्णय होता है। उस निर्णय को कोई भी प्रभावित नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मिश्रा जी पर लगातार प्रहार, मुझे लगता है कि हमारी
जो अपरिपक्वता है, जो हमारी राजनीतिक अपरिपक्वता है, उसका भी एक जो है रिप्रेजेंटेशन है। जी। प्रोफेसर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और वह सवाल अधिकांश कोई करता नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वह सवाल मैं आपसे रखूं और मैं चाहूंगा आप इसका थोड़ा अच्छे से इसके बारे में बताएं। अगर बहन जी अनुसूचित जाति से नहीं होती और 4 बार सीएम बन गई होती, यानी कि अगर बहन जी दलित जाति से, शूद्र जाति से नहीं आती, तो क्या उनका रुतबा होता, वह बताएं। देखिए, अभी भी बहन जी का जो आकलन है वो होना बाकी है। यद्यपि टाइम्स मैगजीन ने, फोर्ब्स इंडिया ने, और जो फोर्ब्स मैगजीन ने और न्यूयॉर्क की मैगजीन ने, काफी मैगजीन ने उनको यहां तक की कहा है शी वॉज 8th मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने सुकर्ण पुत्री जो थी, सुकर्ण पुत्री से उनकी मतलब कंपैरिजन किया था। तो इसलिए उनका अभी आकलन हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसा कि प्रियंका जी ने जो है एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो वो मुझे लगता है हमारी बहन जी पर ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं तो वो तब उन्होंने घर छोड़ा था जब वो सचमुच एक लड़की थी, बालिका थी, और वो टीचर थी, उन्होंने अपना घर छोड़ा, जबकि वो कोई भी उनका राजनीतिक परिवार नहीं था, न ही कोई राजनीतिक वर्धस्थ था, और उन्होंने अपने आत्मनिर्भर रूप से संघर्ष करके अपनी जो बिसात बिछाई है और जो अपनी छवि बनाई है। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम ने बाकायदा आयरन लेडी एक किताब लिखी। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर वो सवर्ण समाज में होती तो हो सकता है कि उनके आकलन को दूसरी, उनके व्यक्तित्व के आकलन को दूसरी प्रकार किया जाता। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज अगर सचमुच कोई आदमी गवर्नेंस, आइडियोलॉजी या विचारधारा या त्याग, इस पर कसौटी पर उनको जो है कसेगा या इस पर उनको आकलन करेगा, वो त्याग, वो बार बार हम लोग कहते हैं जाके, जब जब बहन जी के विवाही फटी हुई थी तब तो कोई नहीं देखा, ताश तो सभी लोग देख लेते हैं। जब किस प्रकार वो पैदल चला करती थी, साइकिल की कैरियर में बैठ करके चला करती थी, तो वो संघर्ष के दिन, वो अंधेरे के अंदर, लालटेन के अंदर लेक्चर देना, तो ये सब जो इतिहास है, मुझे लगता है कि एक अच्छा सा अगर कोई बायोग्राफर होगा उनकी आत्मकथा लिखने वाला, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ा न्याय होगा और तब कहीं जाकर के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन होगा। अभी वो आकलन होना बाकी है। सर, बीजेपी लगातार एक बात कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आखिरी सवाल मैं रखूंगा आपसे, क्या बीजेपी हिंदू राष्ट्र बना सकती है, वह बताएं। मुझे लगता तो नहीं है कि अभी तक उन्होंने ऐसा कहा है, और मुझे नहीं लगता है कि भारत में अगर कोई गवर्नेंस, जब यहाँ तक कि अशोका ने शुरू किया था तो अशोका को भी जो है बहुत ही एक जिसे कि लचीली विचारधारा के तहत काम करना पड़ा। और उसके पहले उसके बाद देखें अकबर को, अकबर ने भी दीन इलाही शुरू किया और तब वो एक्सेप्टेबल हुआ। गांधी ने यह भी कहा था कि नहीं, यू कैन नॉट हैव द मोनोलिथिक ऑफ नेशन, और एक ही विचारधारा का नेशन नहीं हो जाता। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देगा, मेजोरिटेरियनिज्म कहीं नहीं हो सकता। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा जवाब दिया था कि हम माइनॉरिटीज के राइट्स को अपने संविधान के अंदर सुसज्जित कर रहे हैं, और इसलिए वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि हाँ, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, एक जो राजनैतिक प्रजातंत्र है और दूसरा जो संवैधानिक प्रजातंत्र है, इसके अंदर जरूर थोड़ा संघर्ष हो रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है बाहर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।